ME30. First of all, I will share the slides so that I can present them. बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जो हमारी बुक है उसके अंदर से। इसमें जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैंने चूज़ किए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने उनको चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, वो है PW एनालिसिस यानी कि प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, एनुअल वर्थ एनालिसिस, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली, ROR एनालिसिस, कैपिटल रेशनिंग। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर 1 से 3 के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 से 3 जो है वो हमारे पास बात करता है फाउंडेशन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाउंडेशंस बेसिकली हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंजीनियरिंग की फाउंडेशन होती हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, अभी हम डिटेल से आगे इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सिर्फ अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने डिस्कस क्या करना है। इसके अलावा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक इक्विवेलेंस, ब्रिंगिंग डिफरेंट कैश फ्लोज टू सेम पॉइंट इन द टाइम। ये कैश फ्लो डायग्राम से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट जो कैश फ्लोज होते हैं उनको सेम पॉइंट पर लेके आते हैं हम अपनी डायग्राम के अंदर, और हम उनकी कैलकुलेशंस करते हैं उनकी प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ और एनुअल वर्थ निकालने के लिए। इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है, कन्वेंशन हमारे पास स्टैंडर्ड एंड ऑफ पीरियड कन्वेंशन फॉर कैश फ्लो डायग्रामिंग। बेसिकली जो कुछ स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, जैसे कि एनुअल वर्थ निकालने के लिए हमें हर एक उसके ऊपर साल पे हमें एक एनुअल वर्थ निकालनी होती है। तो इनके जो फंडामेंटल फार्मूलाज हमें अपनी बुक में गिवन किए गए हैं वो हमारे पास यहाँ मेंशन है। इसके बाद चैप्टर 4 में नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये क्या होता है। बेसिकली चैप्टर 4 जो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप करता है कि हमारे पास पेमेंट पीरियड्स क्या होंगे, कंपाउंड पेमेंट पीरियड्स और क्रिटिकल फॉर क्रिटिकल सीपी इज क्रिटिकल फॉर एक्यूरेट एवेल्युएशन। हमारे पास देखिए एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होगा और एक हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फार्मूला हमारे पास गिवन है, और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग जो होती है बेसिकली, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, उसका भी हमारे पास फार्मूला गिवन है। PW एनालिसिस है हमारे पास चैप्टर 5 में, यानी कि प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, और एनुअल वर्थ एनालिसिस हमारे पास है चैप्टर 6 में। प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि इट कंपेयर्स द अल्टरनेटिव्स ओवर अ कॉमन सर्विस ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फॉर एन इक्वल लाइफ। इसमें हम बेसिकली एलसीएम लेके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास बिल्कुल सिंपल जबान में अगर हम कहें तो हम किसी भी अपने प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वर्थ है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितनी वर्थ रखता है। एनुअल वर्थ बेसिकली होती है कि अगर एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, हमने ये डिसाइड किया कि ये प्रोजेक्ट हमने 10 साल में चलाना है, तो हम उसके एनुअल वर्थ निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अगले साल उसकी कितनी वैल्यू होगी, उससे अगले साल उसकी कितनी वैल्यू होगी। और इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे उस पर एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, हमने कहीं से अगर लोन लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, हमारा ROR कितना है। ये सब बेसिकली इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने के बाद वर्थ एनालिसिस कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट टू दिस हम जाएंगे ROR, रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। ये क्या होता है, इसमें इंटरनल ROR भी होता है, मल्टीपल ROR भी होता है, और इंक्रीमेंटल ROR भी होता है। इंटरनल ROR वो होता है जिसमें हमारी प्रेजेंट वर्थ जीरो हो जाती है, इंटरप्टेड एज द रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड बैलेंस। बेसिकली ये हमारे पास एक वो रिटर्न होता है जो हमारे अनकवर्ड बैलेंस पे होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक एक्स अमाउंट है, हमने उससे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अभी तक हमने वो रिटर्न नहीं की, तो वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमारे पास एनुअल ROR होगा, मल्टीपल ROR। Caution when cash flow signs changes greater than one using Nostром's criterion to verify single root existence। बेसिकली मल्टीपल ROR हमारे पास नॉनस्ट्रॉम जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करके हम निकालते हैं। लास्ट में रह जाता है इंटरनल ROR, रिक्वायर्ड फॉर एनी चॉइसेस। बेसिकली ये हमारे पास रूल इफ दी आई इज MARR। बेसिकली जो हमारे पास इंक्रीमेंटल ROR होता है ये तब होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट रेट हमारे MARR से बड़ा होगा, यानी कि हमारे पास हायर इन्वेस्टमेंट होगी। MARR हमारे पास होता है मिनिमम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बेसिकली हमारे पास वो एक बॉर्डर लाइन आप कह सकते हैं कि हमें इस MARR से ज़्यादा तो रिटर्न हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल होगा, नहीं तो वो फिजिबल नहीं होगा। अगर वो MARR से ज़्यादा नहीं है तो बेसिकली वो हमें लॉस में हम उसको एंड करेंगे। अच्छा, बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस, BC रेशो।
बेसिकली देखिए ये पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉरी, प्रोजेक्ट्स को हम उनकी जो बेनिफिट और उनकी जो कॉस्ट होती है उसका एक एनालिसिस करते हैं कि क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर देखें, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लो इंटरेस्ट रेट पे भी यूटिलाइज हो सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकते हैं। उनके लो इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके हाई इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, उनका लो बेनिफिट भी हो सकता है, हाई बेनिफिट भी हो सकता है। तो अब ये एज एन इकोनॉमिस्ट हमारी एक ड्यूटी है कि हम उसको देखें कि वो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है क्या वो हमारे पास हमारा MARR कंप्लीट कर रहा है, हमारा जो ROR है उस पर वो ठीक है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो सिक्योर है, और हमें जो होने वाला बेनिफिट है क्या वो मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी देखें एक कन्वेंशनल होता है जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, B फॉर बेनिफिट्स, D फॉर डिसबेनिफिट्स, कॉस्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली हमारे पास दो इसके बेसिक फार्मूलाज हैं कैलकुलेशन के। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड WACC। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, वेटिंग ऑफ द डेप्थ वर्सेस इक्विटी अफेक्ट्स द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, WACC। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास ये होता है कि ये एक बेसिकली एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो हमने अरेंज कैपिटल देखे हम कहीं से तो अरेंज करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बैंक से लोन लिया जाता है या किसी भी फाइनेंशियल फर्म है उससे लोन लिया जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा उसके ऊपर रिटर्न हमें देना होगा तो वो एक बेसिकली कॉस्ट आएगी, उसका एक एवरेज हमारे पास एक परसेंटेज आती है जो हमारे पास सेट हो जाती है एक बेस लाइन फॉर MARR। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बैंक से एक्स अमाउंट ऑफ मनी लोन ली प्रोजेक्ट के लिए और वहां से हमें इंटरेस्ट रेट देना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 11.8 हमारे पास है कैलकुलेटेड WACC हर्डल, 11.8 हमें वहां पे देना था इंटरेस्ट रेट बैंक को। तो हमने किसी और बैंक से भी लिया होगा, जाहिर बात है कंपनीज एट अ टाइम एक प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं कर रही होती, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं, हमने कहीं और से भी लिया होगा। हमने क्या करना है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल लोन लिया है हमने हमने उन सब की इंटरेस्ट रेट को इकट्ठा किया और उससे एक एवरेज वैल्यू निकाली है ताकि हम अपने हर प्रोजेक्ट का MARR उस एवरेज वैल्यू की बॉर्डर लाइन पे सेट करें, ताकि हमारे पास अगर इन केस फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट में कोई लॉस होता है तो हमारे पास वो लॉस किसी और दूसरे प्रोजेक्ट से कवर किया जा सके, और ताकि हमारे MARR की बॉर्डर लाइन, बेसिकली WACC को हम MARR की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। Replacement and retention decisions, the defender and the challenger. The asset currently in use market value is that matters, sunk costs are ignored, and the best available replacement evaluated as its economic service life, ESL। देखें, जो डिफेंड करता है ना हमारे पास रिप्लेसमेंट या रिटेंशन डिसीजंस को, उसमें डिफेंडिंग की अमाउंट ये होती है कि हमारे पास जो उसकी संक कास्ट होती है, संक कॉस्ट होती है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है या फॉर एग्जांपल वो कोई भी मशीनरी है तो वो हमारे पास सस्ती आई होगी। और जो बेसिकली चैलेंज होता है वो यही होता है कि द बेस्ट अवेलेबल रिप्लेसमेंट, यानी कि अब आपको उसी जैसी लाइफ वाली कोई और मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी, और वो हमारे पास एक अवेलेबल जो बजट है उसके अंदर भी होनी चाहिए। ये हमारे पास चैप्टर 12 है कैपिटल रैशनिंग बजट लिमिटेशंस के बारे में। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि हमारे बजट्स में क्या लिमिटेशन है, और इसके अलावा हम इन हर्डल्स का सामना कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, और हमारा MARR जो है वो अचीव नहीं हो रहा, ठीक है, या हमारे जो प्रोजेक्ट है वो ब्रेक इवन पे नहीं हो रहा, हम लॉस में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सब बजट के लिमिटेशंस और फाइनेंशियल जो अमाउंट्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये चैप्टर में डिस्कशन की गई है। ब्रेक इवन एंड पे बैक एनालिसिस, जैसे कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया। तो ब्रेक इवन बेसिकली क्या होता है, ब्रेक इवन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी कहीं पे इन्वेस्ट की है और वहां से आपने रिटर्न जनरेट किया है, तो सबसे पहले आपने अपनी जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी है उसको रिकवर कर लिया है, तो आप ब्रेक इवन पे आ गए, यानी कि अब आप मतलब अब आप जो है ना लॉस में है ना प्रॉफिट में है, लेकिन आप अपनी अमाउंट जो है वो बाहर निकलवा चुके हैं और जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो वहीं पे। पे बैक एनालिसिस में हमें देखते हैं कि किस तरह, जो इसमें देखें दो टाइप से, सिंपल भी है और डिस्काउंटेड भी है। डिस्काउंटेड पे बैक इज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एज इट्स अकाउंट फॉर TWM। तो बेसिकली अभी हमारे पास दो तरह के पे बैक हैं, एनालिसिस हैं, दो पे बैक एनालिसिस, डिस्काउंट पे बैक भी और सिंपल पे बैक भी है। इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमें जो रिटर्न है हमने उसको जनरेट किया और हमने जो अपना ब्रेक इवन है उसको सेट किया। केस स्टडी हमने एक सिलेक्ट की है यूआईटी टेक्सला में CNC मशीनिंग सेंटर की। हमारा जो प्रोजेक्ट कांस्टेंट है वो ये है कि हमने
प्रिसीजन के साथ मशीनिंग सिस्टम को एरोस्पेस कंपोनेंट्स में यूज करना है। फंडिंग इज अबाउट 40 डेप्ट इक्विटी मिक्स, ठीक है। WACC जस्टिफिकेशन जो है हमारे पास वो ये है कि इक्विटी जो कॉस्ट है वो 16% है, डेप्ट कॉस्ट 8%, और जो हमारे पास टैक्स इसके ऊपर लगेगा वो होगा 30%। यहाँ से हमारे पास WACC जो आएगा वो आएगा 11.84%। यानी कि जो हमारी इक्विटी की कॉस्ट गई वो जो हमें डेप्ट पड़ा है वो उसकी कॉस्ट, और जो हमें टैक्स मिलेगा हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो होगी। और रिजल्टिंग पॉलिसी MARR 15% इंक्लूडिंग द रिस्क प्रीमियम। सिस्टम वैल्यूएशन एंड प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ की जो एनालिसिस है वो अगर हम उसे देखें तो अल्फा और ये बीटा, ये हमारे पास दो कॉस्ट है हमारे पास। दोनों जो है वो प्रेजेंट वर्थ की हैं। एक में हमें फॉर एग्जांपल 2,01,857 डॉलर पड़ रहे हैं, और दूसरे में 2,54,390। विनिंग अल्टरनेटिव जो है वो अल्फा है। वो अल्फा इसलिए है क्योंकि जो इसका एनुअल वर्थ है वो हमारे पास $40,000 पर ईयर है, और जो सिस्टम हमारे पास बीटा है उसका 50 है, और एनुअल सेविंग्स हमारे पास वो है $10,000 अराउंड पर ईयर होगा। जो इसमें समझने वाली बात है वो समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जो अल्फा है उसका हाई इनिशियल कॉस्ट इज ऑफसेट बाय द सिग्निफिकेंटली लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे पास अल्फा का जो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे ये अल्फा के जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कम है, तो ये तकरीबन हमारे पास उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज हो जाएगा, और ये हमारे पास अल्फा विनिंग आएगा क्योंकि इसकी जो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ है वो सॉरी एनुअल वर्थ है वो हमारे पास पर ईयर ऑपरेटिंग कॉस्ट से अलग अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा होगी, और अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट इसके अंदर एडजस्ट करते हैं तो भी वो हमारे पास ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बीटा है उससे कम है। इंटरनेशनल ROR और सोशल हमारे पास बेनिफिट्स की जो रेशो होती है, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस की रेशो, अब उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अल्फा और जो बीटा है हमारे पास इनकी $60,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और जो सेविंग है वो $15,000 पर ईयर है हमारे पास अकाउंट्स के हिसाब से। और डिसीजन हमने जो लिया था वो हमने ये लिया था कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो है इसमें जस्टिफाई हो रही थी, किस केस में, अल्फा के केस में। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। लेकिन हमने इसके साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि हमारे पास जो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास कम है एज़ कम्पेयर टू द बीटा। सोशल जो हमारे पास इसकी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेनिफिट्स इंक्लूड $40,000 पर ईयर, रिसर्च और ट्रेनिंग वैल्यू फॉर यूटी स्टूडेंट सबके लिए। कन्वेंशनल जो इसकी रेशियो हमारे पास आ रही है वो 1.05 है, ठीक है। प्रोजेक्ट इज सोशली हमारे पास फिजिबल होगा क्योंकि इसकी ग्रेटर देन 1 आ रही है। बजट एंड लेबर कॉन्स्टेंट, अब ये हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी तकरीबन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमें ट्रेनर्स हायर करने पड़ेंगे उन मशीन्स को चलाने के लिए और अपने स्टूडेंट्स को उससे फैसिलिटेट करने के लिए, तो उनको भी तो हमें पे तो देनी पड़ेगी। तो उसमें हम ब्रेक इवन और पे बैक एनालिसिस देखते हैं कि अगर हम उन फॉर एग्जांपल ट्रेनर्स को भी पे दे रहे हैं, और जो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट है और मशीन को रन करने की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फॉर एग्जांपल लुब्रिकेशन के लिए हम फ्यूल यूज़ करते हैं CNC में, कुछ भी अगर हम उसके पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो एक कॉस्ट है हमारे लिए। तो उन सबको इंक्लूड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हम अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक इवन पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो ये बेसिकली चैप्टर 12 का ब्रेक इवन एनालिसिस और पे बैक एनालिसिस है। अल्फा लेबर एफिशिएंसी जो है वो $15 पर आवर है, क्रिएट्स अ ब्रेक इवन एट 435 आवर्स पर ईयर, वर्सेस बीटा की $25 पर आवर है। और अल्फा विंस फॉर फुल शिफ्ट यूजेज। अल्फा की मैंने आपको बता दिया कि अल्फा के जो हमारे पास कॉस्ट रेशियो है या ट्रेनर्स की जो कॉस्ट है वो $15 पर ईयर है, तो ये 435 आवर्स पर ईयर में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। डिस्काउंटेड पे बैक हमारे पास आएगा 4.4 ईयर्स का। LP बजट फॉर्मुलेशन, बेसिकली अभी हमारे पास इसका एक बजट की फॉर्मुलेशन है जिसमें हमारे पास अल्फा जो प्रोजेक्ट है वो भी है, और इसके साथ 3D लैब प्रोजेक्ट भी है। यानी कि अब हम दो प्रोजेक्ट्स को कंबाइन करके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये हमारा WACC और जो हम MARR की कैलकुलेशन करते हैं वो इसके ऊपर फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। कंक्लूजन्स क्या है? बेसिकली कंक्लूजन ये है कि एनर्जी इंजीनियरिंग इकोनॉमी की जो स्टडी है, इस सिस्टम अल्फा जो था वो हमारे पास ऑप्टिमल चॉइस होगी यूटी टेक्सला के लिए, प्रोवाइडिंग 21.4% इंक्रीमेंटल रिटर्न एंड रोबस्ट सोशल बेनिफिट्स। इसमें हमें बेनिफिट भी मैक्सिमम मिल रहा है
क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है, और हम ट्रेनर जो हायर करेंगे उनको जॉब भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारे पास जो है इंक्रीमेंटल रिटर्न भी हमें दे रहा है 21.4% का। इसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम है, इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास इसके $15 पर आवर के हिसाब से जो ट्रेनर्स हमने उनको हायर किया है, और बीटा प्रोजेक्ट के लिए हमें $25 पर आवर के हिसाब से ट्रेनर्स को हायर करना पड़ा है। तो इसलिए हमारे पास जो अल्फा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास फिजिबल होगा हमारे यूईटी टेक्सला के लिए। थैंक यू। Assalamu alaikum. Myself, Jawadul Hassan Alvi, having registration number 23ME34. Welcome to this executive briefing. Today, we are going to explore the intersection of physical design and incorporation of capital allocation, a field known as engineering economics. Too often, technical projects are pitched to executive leadership solely on their scientific merits, speed, thermal dissipation, or capacity. In the commercial world, however, every engineering design choice is fundamentally a financial bet on the future. Over the next 15 minutes, we will break down the laws of engineering economics, the time value of money, compounding interest, and investment evaluation, along with the fundamentals of engineering economics. We will then ground these abstract theories in a highly modern, real world case study, upgrading an enterprise artificial intelligence data center from the standard air cooling direct to chip liquid cooling. Let's begin. As engineers, our jobs does not end when they design a system that is structurally or thermally sound. We are in reality the primary stewards of our company's capital. Every pipe size we select, every material we specify, and every component redundancy we build is an economic allocation of limited funds. Engineering economics is the mathematical bridge that translates these technical specifications into a bottom line financial indicators that executive leadership can approve. We can formulate alternatives. We must balance quantitative economic variables like upfront costs and operational expenses with qualitative non-economic variables such as safety, environmental compliance, and social goodwill. Our goal is to define available standalone alternatives and project their future flow cash accurately. Let's address the foundational issues of finance, the time value of money. Simply put, a dollar in our hands today is worth more than promised dollar in the future. This is due to its immediate earning power through compound interest. This leads us to the concept of economics equivalence. How do we compare $1 million spent today on infrastructure with $60,000 saved annually over the next decade? Equivalence is our mathematical translator. By combining interest, rates, and cash flow timing, we can calculate different sums of money at different points in time represent identical economic values. Furthermore, we must distinguish between constant value and future value dollars to make fair comparisons. We must discount future inflated cash flows back to constant value, today's dollar, to protect our baseline purchasing power. To master equivalence, we must understand how we calculate the true cost of money, starting with nominal versus effective rate of returns. Effective rates quotes can be highly deceptive. Do not look closely at their compounding frequency. First, we have the nominal rate represented by the symbol R. This is the rate banks and lenders love to quote. It is simple and easy to read, like a credit card annual percentage rate.
but it completely ignores the compounding periods that occur within the year. Next is the effective rate, represented by the symbol I. This is mathematically accurate true interest rate, earned or paid. It is fully factors in the compounding intervals, whether they occur monthly, daily, or continuously. For corporate loan evaluations or capital modeling, using nominal rates instead of effective rates will critically underestimate the true cost of debt. Now that we have our mathematical scales, how do we determine whether a project is actually worth funding? Every organization must filter out bad projects. We do this through three main concepts. First, minimum attractive rate of return. This is our corporate hurdle rate. If a project cannot realistically return at least the MARR, we reject it immediately. It represents the cost of our capital plus an added premium for risk. Second, future worth or PW. This concepts all future cash inflows and outflows in a single current day net sum. If the net present worth is greater or equal to zero, the project successfully clears our hurdle rate. Third, annual rate or AW. This amortizes our initial investment and operational cash flows into equal annual payments. It is incredibly useful for comparing assets with unequal lifespans. Finally, we must respect opportunity cost, the rate of return for the first rejected project. If we tie up capital in a low yield project, we forfeit the gains we could have had on the next best alternative. Let's begin these abstract terms to life by walking through a critical, real world infrastructure upgrade. Let's look at the concrete case study for Apex Compute Solutions. We are evaluating a major infrastructure migration, transitional enterprise, AI servers from traditional air cooling to direct to chip liquid cooling loops. This is a massive capital project, and here are core financial estimates. First, the first cost is 1.5 million dollars upfront. This covers pump, modules, coolant loops, piping, and professional installation. Second, the salvage value in year 5 is expected to be 2 lakh, representing the trade-in or resale value of the pumps and copper. Third, the annual operating costs will follow an arithmetic gradient. In year 1, we expect a low maintenance and fluid filtration cost of 1 lakh. This will scale up by a gradient of 20,000 per year as the system ages. Lastly, our financial nominal interest rate is quoted at 9.569% per year, compounded monthly. Our target corporate MARR is 8%. Before we run the numbers, let's understand the technical and engineering why behind the upgrade. Modern high-density GPU racks used for AI and deep learning generates unprecedented thermal loads. Traditional air cooling systems are physically incapable of removing this heat without massive, inefficient airflows. Direct-to-chip liquid cooling places highly conductive, non-corrosive dielectric fluids that directly runs onto the copper blocks of the chip surfaces. This upgrades allows us to run to 100 to 200 kilowatts of power per server rack, maximizing our floor space. Crucially, this drops the power usage effectiveness to an ultra 1.05. By removing massive HVAC fans, we achieve superior thermal density, lower noise, and massive predictable energy savings. Now, let's step up to the whiteboard and
execute the financial math to see if the project makes sense. Our first mathematical step is to address the monthly compounding of our financial rate. We cannot use the nominal rate 9.569% APR directly in our annual worth models. We must calculate the true effective annual rate I using the standard compounding formula shown on the slide. Dividing the nominal rate by 12 compounding periods per year gives us a monthly rate of 0.7974%. When we compound this monthly rate over 12 months, the math resolves to 10% per year. Our true annual cost of capital for the project is exactly 10%. This is discount rate we will use for our present worth evaluations. Now that we have our true annual interest rate, let's build the next present worth equation. Here is our present worth equation. We combine our initial investment, our base annual energy savings of 5 lakh in year 1 and increasing maintenance gradient and our salvage value. Using our interest tables, at 10% over 5 years, we extract the factors. Our present worth to annual worth factor is 3.7908. Our present worth to gradient factor is 6.816 and present worth to future factor is 0.6209. When we plug these values to math results, negative 1.5 million plus 1.89 million in discounted saving minus 1,37,000 in maintenance gradients plus 1,24,000 in discounted salvage value. The net present worth of this upgrade is positive 3,82,334. Because of this value is greater than zero, the project successfully recovers all the costs, returns the required 10% of the financiers, and adds substantial value back to our enterprise. Let's look at the project from two other critical angles, annualized growth and payback speed. Let's look at the left column, amortizing the net worth present of 3,82,000 over the next 5 years lifespan yields an equivalent annual savings of 1 lakh and 862 per year. This is the uniform annual value added to our operating budget. In the right column, we look at the liquidity and capital recovery speeds through a payback period analysis. If we track our raw cash flows without discounting in year 1, we recover 5 lakh. In year 2, we will recover 4 lakh 80,000. And year 3, we recover 4 lakh 60,000, leaving a tiny balance of 60,000 for our original 1.5 million outlay. By year 4, our net inflow of 4 lakh 40,000 easily clears the remaining balance, giving us a simple payback period of exactly 3.414 years. This is an exceptionally fast turnaround for a major data center infrastructure project. But before we write the check, we must address risk and run sensitivity analysis on our core assumptions. No engineering estimate is perfect. We must test the resilience of our decision against three main risk factors. First, gradient risk. Second, PUE gains. Third, lifespan risk. And fourth, the opportunity cost. Then, let's assume our findings and make our formal recommendation to the executive board. In summary, let's look at the consolidated financial dashboard on the screen. Our first cost is a manageable of 1.5 million. Our effective rate of interest rate is 10%. Our net present worth is a robust positive 3,82,344 and our annual worth delivers an equivalent operating benefit of 1 lakh and 862 per year. Crucially, look at the highlighted decision apparatus. This project is approved because its return comfortably exceeds our target corporate
minimum attractive rate of return, hurdle rate of 8%. This upgrade is not just technically superior, it is financially resilient, low risk investment that protects our operational margins, handles our growing thermal demands, and adds immediate value to our enterprise. I recommend immediate execution. Thank you, and I am happy to address any of the questions. रजिस्ट्रेशन नंबर इस 23 और 42। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएं और आपने एक प्रोजेक्ट चूज करना हो तो आप कौन सा टूल यूज़ करके आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ तो आपके पास एक अमाउंट आपने 1 लाख मिसाल के तौर पर आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराई है और आपने 10% इंटरेस्ट हर साल आपका उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है और 5 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो 1.5 लाख मिलेगी। आपको 1.5 इसलिए मिलेगी कि आपके पास जो इनिशियल अमाउंट आपने जमा करेंगे उसके ऊपर आप 10% होता है वो हर साल इंक्रीज होगा। हर साल 10,000 पे इंक्रीज हो रहा था ओवर 5 ईयर बाद 1.5 लाख हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सिनेरियो नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सिनेरियो होता है कि आपके पास जो इनिशियल अमाउंट है 1 लाख आपने सबमिट कराई, अगले साल आपके पास 1,10,000 हो जाएगी। जो आपके पास इंटरेस्ट लगेगा 10% आप 1,10,000 की करोगा। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो सिंपल इंटरेस्ट के से जो से हमेशा ज़्यादा होती है। इसलिए जो आपके पास रियल लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट रेट का हमें पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट आपके पास ये है कि आप कोई प्रोजेक्ट करें और आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप मिनिमम रेट उससे रिटर्न करें। अगर आप जो है उसको मिनिमम अमाउंट जो है एक्स्ट्रा पेड करें और आपके पास रेट ऑफ रिटर्न ये है कि आप किसी को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और आपकी कोशिश यही होगी कि आपके पास जो रेट ऑफ रिटर्न हो मैक्सिमम रेट आपको मिल रहा हो, आपके पास जो अमाउंट है वो मैक्सिमम आ रही है। और आपके पास एक और मार्क का पता होना लाजमी है, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न तो अगर मैं सिंपल में डिफाइन करूँ तो ये हमारे पास एक बेस लाइन होती है कि आपके पास इससे ऊपर अगर आपके पास आपको रेट ऑफ रिटर्न है तो आपका जो है प्रोजेक्ट फिजिबल है, अगर इससे ऊपर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। इसके हम मिसाल दीजिए तो अगर आपने प्रोडक्शन की है एक अपार्ट की तो उसके ऊपर कॉस्ट आपके पास मिसाल के ऊपर 500 आ रही है। आप ओवरऑल उसका निकाल के टैक्सेस तक सब चीज़ें आप निकाल के उसको तो आपको बेनिफिट कॉस्ट मिनिमम बेनिफिट आपको हो रहा है 600 के अंदर आप उससे ये अमाउंट रख लेते हैं। अगर आपको कोई बंदा 550 देगा तो आप उससे ये चीज़ नहीं देंगे क्योंकि आपको उसके ऊपर बेनिफिट 600 का। तो आपको मिनिमम जो है वो 600 है तो आपको अगर इससे ऊपर अमाउंट मिल गया तो आपके लिए बेनिफिट है। 600 अगर मिल गया वो भी ठीक है बट उससे नीचे अगर जाएंगे तो आपको वो जिन सब प्रोजेक्ट वो फिजिबल नहीं। सो अब हम अपने टूल्स की तरफ जाते हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडब्ल्यू एनालिसिस। पीडब्ल्यू एनालिसिस को अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि आपके पास आपकी जो कैश फ्लो है हम उससे प्रेजेंट वर्थ के ऊपर लेके आते हैं प्रेजेंट अमाउंट उसकी कितनी है। अगर हमारे पास कैश फ्लो की प्रेजेंट अमाउंट ग्रेटर देन जीरो है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल होगा। और प्रोजेक्ट्स भी टू टाइप्स हैं, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मिसाल के ऊपर अगर 4 प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके डिफरेंट चारों प्रोजेक्ट की अगर हमारे पास प्रेजेंट अर्थ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है बट हमने डिसाइड एक करना है तो जिसकी प्रेजेंट अर्थ वैल्यू ग्रेटर सबसे ज़्यादा होगी वो हम डिसाइड कर लेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में आपके पास किसी एक प्रोजेक्ट को नहीं हम देख रहे होते हैं, हमें चारों प्रोजेक्ट में देखते हैं कि अगर प्रेजेंट वर्थ चारों की ग्रेटर देन जीरो तो हम चारों डिसाइड कर सकते हैं। एनुअल वर्थ एनालिसिस में हमारे पास ये होता है कि आप इस प्रेजेंट वर्थ वैल्यू को आप एनुअली डिवाइड करते हैं। उसको आप एनुअली देखते हैं कि अगर उसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन जीरो आ रही है एनुअल वर्थ की तो प्रोजेक्ट फिजिबल है, अदरवाइज फिजिबल नहीं है। एनुअल वर्थ की हमें एक और एडवांटेज प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ से यह है कि एनुअल वर्थ के अंदर हमें एलसीएम फैक्टर नहीं यूज़ करना पड़ता। अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की लाइफ जो है वो डिफरेंट है उससे ना हमें सेम सिर्फ एनुअल वर्थ निकालनी पड़ती है दोनों की। तो उसमें हम चेक करते हैं कि इसकी हमारे पास लाइफ ज़्यादा है।
इसकी कॉस्ट में जो एनुअल वर्थ है वो ज़्यादा आ रही है। अगर आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, 4 में से अगर हमारे पास एक की एनुअल वर्थ है ज़्यादा, बाकी की हमारे पास कम है बट ग्रेटर देन 0, तो हम ज़्यादा वाला चूज़ करेंगे। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में हम चारों चूज़ कर लेंगे। तो प्रेजेंट वर्क में हमारे पास अगर डिफरेंट लाइफ है, हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके उसके बाद उनसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो प्रोसीजर है वो इंक्रीमेंटल आई आर आर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आई आर आर का पता होना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये हमारे पास ये है कि आपके पास मिनिमम एट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट का गिवन है, आपके पास आई की वैल्यू गिवन है। आप प्रेजेंट वर्क इक्वल टू 0 रख के आई की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। अगर आई की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन मार आ रही है तो आप जो प्रोजेक्ट वो फिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। इंक्रीमेंटल के अंदर ये है, आपके पास सिनेरियो होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट की आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, एक की कॉस्ट ज़्यादा है और एक की कॉस्ट कम है। हम कॉस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हम ये उसका डिफरेंस लेके उसको हम प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू 0 रख के हम उसकी आई की वैल्यू निकालेंगे। आई की वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे अगर तो वो वैल्यू मार्च से ज़्यादा है तो हमारे पास जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। अदरवाइज हम वो प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो जिसकी आपके पास इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो कम है। हमारे पास बेनिफिट्स वर्सेस एक कॉस्ट रेशियो हमारे पास एक टूल है। उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि आपने जितनी कॉस्ट की है उसका आपके पास बेनिफिट कितना है। मतलब अगर आप 1 रुपया लगा रहे हैं तो आपके पास 1 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट, 1 रुपये से ज़्यादा अमाउंट आपको मिल रही है या फिर आपको कम मिल रही है। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास बी बाई सी रेशो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास प्रोजेक्ट फिजिबल है। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो आपके पास प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होगा, आप प्रोजेक्ट को चूज नहीं करेंगे। आफ्टर टैक्स एनालिसिस, आफ्टर टैक्स एनालिसिस में हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि हम उसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हम उसका ओवरऑल टैक्स निकाल के, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल के हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसका हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0। अगर रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, अगर लेस देन 0 तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। रिप्लेसमेंट लॉजिक में आपका रिप्लेसमेंट और रिटेंशन में आपके पास एक डिफरेंडर होगा और एक चैलेंजर होगा। डिपेंडर की आपके पास जो है हम एनुअल वर्क एनालिसिस से उसकी हमारे पास हम लाइफ निकालेंगे इक्वल सर्विस लाइफ से, और उसकी हम जो है एनुअल वर्क निकालेंगे। अगर डिफेंडर की ईयर जो है गिवन ईयर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो चैलेंजर से एनुअल वर्क से ज़्यादा है तो हम डिफेंडर यूज़ करेंगे उस ईयर के लिए। अगर तो हमारे पास चैलेंजर की ज़्यादा है उस ईयर में तो हम डिफेंडर को ख़त्म करके चैलेंजर जो है उसे यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी, हमारे पास पैरेलल वर्क और एनुअल वर्क एनालिसिस तो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके जो फॉर्मूले हैं वो सामने गिवन है। तो बाकी इसके अंदर यही है कि आपके पास प्रेजेंट वर्क हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, हमारे पास प्रोजेक्ट फिजिबल है, और एनुअल वर्क के अंदर हमारे पास जो कैश फ्लो है उसके अंदर हमें एलसीएम कंसिडर नहीं करना पड़ता। बाकी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया वो सेम ही है इसमें भी। नेक्स्ट अगर हम इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न और सी रेशो देखें, जिसके अंदर हमारे पास हम प्रेजेंट वर्थ का जो हमारे पास डिफरेंस है उसको हम इक्वल टू 0 रख के उसको हमें आई की वैल्यू निकालते हैं। अगर आई की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन मार है तो हम उसको प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास आई की वैल्यू कम है मार से तो हमारे पास जो जिस प्रोजेक्ट की वैल्यू कम है हम वो डिसाइड कर लेते हैं। बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट रेशो नॉर्मलाइज profitability value above one indicate the project pays for itself at the specified mark। मतलब कि आपके पास जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो खुद जो सा प्रोजेक्ट वो निकाल लेगा आफ्टर ईयर ऑफ वर्किंग। बट अगर हमारे पास इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारे पास जितना अच्छा वो काम करेगा उसको हमारे कॉस्ट जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है उसको वो पूरा नहीं कर सकेगा। ये यूजुअली हम बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो जो हम यूज़ कर रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स अंदर गवर्नमेंट जो सा प्रोजेक्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस करती है उसमें हम बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट रेशियो निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट एंड डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स सीएफ। स्ट्रेट एंड डेप्रिसिएशन हमारे पास इनिशियल कॉस्ट हमारे पास कितनी मशीन को खरीदने में आई, उसके बाद स्लैवेज वैल्यू के आप जब 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप उसे बेचना चाह रहे हैं तो आपके पास कितनी उसकी अभी अमाउंट है। इनिशियल कॉस्ट माइनस लेवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ ईयर्स, आपने कितने अरसा उसे इस्तेमाल किया, उसकी जो है आपके पास अमाउंट आएगी वो डिप्रिसिएशन अमाउंट आएगी। तो वो डिप्रिसिएशन अमाउंट हर साल हमारे पास जो मशीन की जो अमाउंट ओरिजिनल वैल्यू से जो डिक्रीज हो रही है वो हमारे पास डिप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगी, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन है। हमारे पास आफ्टर टैक्स से सी एफ हमारे पास ये है कि आपने रेवेन्यू आपके पास आपने प्रोजेक्ट जिन्हें प्रोडक्शन की,
उसको आपने सेल आउट किया, उसके आपके पास रेवेन्यू, आपके पास एक्सपेंसेस कितने आए, टैक्सेस को कैलकुलेट करके फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करके आपका जो पीछे अमाउंट बची वो आपके पास से जो इनसे आफ्टर टैक्स ये आपको ठीक है, आपके पास एक्चुअल अमाउंट पीछे कितनी रह गया। अगर वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो है तो आपका प्रोजेक्ट जो सा है प्रॉफिटेबल है, अगर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, या फिर आपको वो प्रोजेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम केस स्टडी का देखें तो इसमें हमारे पास हमने देखना है, हमारे पास एक डिपेंडर है, एक चैलेंजर है। सही है, हमने देखना है कि हमारे पास जो गिवन ईयर्स हैं उसके अंदर हमारे पास डिपेंडर से ही हमें प्रॉफिट देगा या फिर चैलेंजर प्रॉफिट होगा। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा ये है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में से डिपेंडर की आ रही है तो 8 लाख है और 80,000 है, और चैलेंजर की हमारे पास 3 लाख है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारे पास डिफेंडर की है वो हमारे पास 5 लाख है, और हमारे पास जो चैलेंजर की आ रही है वो हमारे पास 2 लाख है। एनुअल रेवेन्यू हमारे पास जो एनुअल रेवेन्यू है वो हमारे पास 0 है, और हमारे पास जो एनुअल रेवेन्यू है चैलेंजर का वो हमारे पास 3,50,000 है। हमारे पास लेवरेज वैल्यू जो हमारे पास डिपेंडर की है वो 1 लाख है, और जो हमारे पास चैलेंजर की वैल्यू वो 4 लाख है। नेट एनुअल हमारे पास जो 50,000 आ रही है, और जो नेट एनुअल हमारे पास चैलेंजर की है वो 1,50,000। तो हमारे इसमें हम देखें तो हमारे पास जो डिपेंडर है उसके अंदर हमारे पास एनुअली जो सी एनुअल अमाउंट है वो -5,000 है, मतलब आपके पास आपकी जो अमाउंट है वो प्रोजेक्ट में लगी जा रही है, आपके पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। बट आपके पास जो चैलेंजर का हम देखें तो हमारे पास 1,50,000 जो सी है जो अमाउंट आपको जनरेट करके दे रहा है हर साल। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टूल्स को हम यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास डिफेंडर बेस्ट रहेगा जो गिवन ईयर्स 5 ईयर्स के अंदर, या फिर चैलेंजर। लेट्स सी, सबसे पहले हमने इसकी कैश फ्लो जनरेट की। किसी भी अगर हमने इकोनॉमिक का क्वेश्चन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन काम जो होता है वो कैश फ्लो है। कैश फ्लो को डिज़ाइन करने के बाद अब हम इसका प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ, वैसे अगर हम एनुअल वर्थ प्रेजेंट वर्थ निकाल लेते तो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस करने के एक का तो एनुअल वर्थ करने की जरूरत नहीं है। बट हम इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि दोनों हमारे पास वैल्यू जो हैं किसको सपोर्ट कर रही हैं, तो हम जब हमने डिफेंडर और चैलेंजर का प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ निकाला तो हमें दोनों के अंदर जो हमारे पास वैल्यू कम आ रही है वो हमारे पास चैलेंजर की आ रही है। मतलब कि आपका जो में जो कॉस्ट पड़ रही है प्रेजेंट वर्थ के अंदर वो हमारे पास चैलेंजर की कम पड़ रही है, और जो एनुअल वर्थ के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी हमारे पास चैलेंजर की ज़्यादा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो अमाउंट है जो हमारे पास चैलेंजर है वो बेस्ट रहेगा। बट आगे हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल एनालिसिस जब हमने चैलेंजर का किया तो हमें चैलेंजर और डिफेंडर का किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो 17.3% आई। मतलब कि आपके पास जो बाहर आपके पास 15% था तो आपके पास इंक्रीमेंटल एनालिसिस इंक्रीज हो गया 17.3। इसका मतलब यह है कि आपका जो बजट है आप चैलेंजर पे लगा रहे हैं वो आपको प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपको इंक्रीज दे रहा है परसेंटेज रेट। लेट्स से कि हमारे पास बी बाई सी रेशो को अब हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे पास चैलेंजर है उसको डू नथिंग के साथ। डू नथिंग में तो हमारे पास 0.37 आ रही है। इसमें हमें तो ये जो सा है वो गलत गाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हम उसको डू नथिंग के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उसे चैलेंज डिफेंडर के साथ कंपेयर कर रहे हैं चैलेंजर को। अगर हम इसका डेल बी बाई सी निकालें तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास डिफेंडर का जो कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास -550,000 पर ईयर आ रही है। बट जो हमारे पास चैलेंजर है वो हमारे पास इंक्रीज अमाउंट दे रहा है 1,50,000। तो अगर हम इसका डेल बी बाई सी निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो होगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर आप बी बाई सी अगर आपके पास दो केस हैं तो आप बी बाई सी डू नथिंग के साथ कभी भी नहीं निकालेंगे, तो आप डेल बी बाई सी के साथ निकालेंगे। और अगर हम आफ्टर टैक्स एनालिसिस देखें तो हमारे पास आफ्टर टैक्स एनालिसिस में भी जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो चैलेंजर की हमारे पास ज़्यादा आ रही है। तो अब हमें जो है प्रॉफिटेबल है प्रोजेक्ट तो हम इस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। ब्रेक इवन रेवेन्यू एनालिसिस। ब्रेक इवन रेवेन्यू एनालिसिस में हमारे पास ये है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट आप प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हैं उसका क्या आपके पास प्रेजेंट वर्थ के इक्वल टू जीरो, और आपके हम देख रहे होते हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो जो आप अमाउंट प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं वो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू है हमारे पास 1.3 मिलियन है, बट हमारे पास मशीन जो हमारा रेवेन्यू शॉर्ट है वो 6 लाख
6,85,000 जो है वो शॉर्ट है। बट इसका हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डिफेंडर है उसकी हमारे पास ब्रेक इवन बहुत ज़्यादा है। तो इस उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारी जो इंक्रीमेंट हमारे पास जो चैलेंजर है वो बेस्ट है। इसलिए कि हमारे ये चीज़ जो उनकी है हमारे पास B/C रेशो और ब्रेक इवन रेवेन्यू। अगर हम इसे अकेला अकेला देखेंगे तो हम चैलेंजर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम उसकी PW AW को देखते हैं और हमारे पास IRR को देखते हैं, सब चीज़ों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो चैलेंजर वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास उसकी जो अमाउंट है वो हमें हर साल जो है बेनिफिट की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर हम डिफेंडर को देखें तो हमारे पास वो हमें जो है हमें अमाउंट जो है अपने पास लगानी पड़ रही है। फाइनल परफॉर्मेंस हमारे पास रिजल्ट्स यही है कि आपके पास प्रेजेंट वर्थ जो हमारे पास चैलेंजर और डिफेंडर की हमारे पास हाई, हमारे पास जो चैलेंजर की है वो हमारे पास कम आ रही है। और आपके पास एनुअल वर्थ जो सी है वो हमारे पास चैलेंजर की ज़्यादा है, इसकी वजह से वो हमारे पास इनका है। आपके पास इनकी मेंटेन एनालिसिस भी आपके पास उसका ज़्यादा है। और स्ट्रैंड ऑन B/C हमारे पास जो है 0.37 है। बट हमें जो है रिप्लेसमेंट कर लेनी चाहिए। फाइनल डिसीजन हमारे पास जो केस स्टडी का वही यही है कि आपके पास जो चैलेंजर है वो हमें रिप्लेस कर देना है, डिफेंडर जो है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए चैलेंजर के साथ। That's the justification from my side. PW और AW को जब हमने देखा, चैलेंजर प्रोवाइड्स अ हायर इक्विवेलेंट वर्थ lesser cost than the defender. Incremental का जब हमने देखा the extra 2.2 million investment on 17.3 which exceeds the mark। हमारे पास जो एक्स्ट्रा हम अमाउंट लगा रहे हैं चैलेंजर के ऊपर, उसके ऊपर जो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है 17.3%, वो हमारे पास मार्क से ज़्यादा हो गया तो हमें जो है वो बेनिफिट में, तो हम इसे जो है रिप्लेस करेंगे चैलेंजर डिफेंडर को। So while the challenger does not break even standalone, it is the mathematically optimal choice to minimize operational losses and leverage higher output. Thank you. My name is Muhammad Rafatab and today I am going to present our topic of engineering economics from chapter 1 to chapter 13 overview and followed by a case study. So इस प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है फार्मूलाज डिस्कस करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंजीनियर्स रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह लेते हैं। So let's begin. So this is our presentation roadmap for today. So we will discuss the engineering techniques. In second part, we will apply all these techniques on a 50 megawatt solar power plant case study. So first of all, what is engineering economics? So सिंपल वर्ड में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का मतलब है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एवेल्युएट करना। सो फॉर एग्जांपल इमेजिन एक फैक्ट्री, दो CNC मशीन उन्हें मिल रही है, दोनों सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनाती हैं, लेकिन पहली मशीन की कॉस्ट 20 मिलियन रुपीज़ है और दूसरी की 15 मिलियन। सो कंपनी जो है ऑब्वियसली वही चूज करेगी जिसकी प्राइस कम है, लाइक 15 मिलियन वाली को ही प्रेफर करेगी, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट कम होगी और जो है ना हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट, this is the important concept in engineering economics which is the time value of money. So इस concept का सिंपल मतलब ये है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आज आप 1 लाख रुपीस बैंक में 10% एनुअल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल बाद वो 1,10,000 रुपीस बन जाएंगे। सो इसी कंसेप्ट को जो है ना हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो। कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे पास स्टार्ट होता है तो उसकी मेन चीज़ अगर हम कह लें या स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास कैश फ्लो होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो हमारे पास सिंपली कंपनी के अंदर आने वाला पैसा और बाहर जाने वाले पैसे, ठीक है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 50 मिलियन रुपीस की मशीन खरीदती है तो ये कैश आउटफ्लो होगा। अगर वही मशीन 10 साल में 10 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट देती है तो वो कैश इनफ्लो होगा। सो अगला कंसेप्ट हमारे पास इकोनॉमिक इक्विवेलेंस है। इसका मतलब है कि आज के 1 लाख रुपीस नेक्स्ट ईयर के अगले एक साल बाद 1,10,000 रुपीज बन जाएंगे विद 10% इंटरेस्ट रेट। सो
आखिर में हमारे पास आखिरी कंसेप्ट है जो क्या है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। सो सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल अमाउंट पर लग रहा होता है, जबकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के साथ साथ पिछले जो हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं उन पर भी लग रहा होता है। सो इसलिए इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 6 फंडामेंटल फैक्टर्स इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप इन्हें कह लें या फंडामेंटल फैक्टर्स कह लें। ये फैक्टर ना अलग अलग कैश फ्लो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। लाइक आपको फार्मूला याद रखने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर यूज होगा। सो हाँ, लेट्स से अगर आप जो है ग्रेजुएशन के बाद 5 मिलियन रुपीज़ की कार खरीदना चाहते हैं, तो ए बाय आर फैक्टर आपको बताएगा कि अगर आपको आपके पास 5 साल हैं तो कितने साल सेविंग करेंगे तो आप वो 5 मिलियन रुपीस की जो है ना कार खरीद सकेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। सो अब तक हम एज्यूम कर रहे थे कि लाइक हर साल का जो कैश फ्लो है वो सेम रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में या रियल लाइफ में कॉस्ट और रिवेन्यूज टाइम के साथ साथ जो है ना वो हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं। सो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम ग्रेडियंट सीरीज यूज कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास अरिथमेटिक ग्रेडियंट आ जाता है और ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट आ जाता है। अरिथमेटिक ग्रेडियंट ये है कि हर साल जो है ना फिक्स अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। एंड दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट है जहां पर हमारे पास फिक्स अमाउंट नहीं, परसेंटेज के लिहाज से इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हर साल अगर हमारे पास 20,000 रुपीज जो है हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो अरिथमेटिक ग्रेडियंट आ जाएगा। एंड दूसरी तरफ अगर बिजली के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जिसमें 5% इंक्रीज आ रहा है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे, वहां हम ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट यूज कर रहे होंगे। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। सो नॉमिनल इंटरेस्ट वो होता है जो बैंक एडवर्टाइज करता है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर बैंक 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट विद मंथली कंपाउंडिंग ऑफर करता है, तो जो हमारे पास 12% है वो सिर्फ नॉमिनल रेट है। मंथली कंपाउंडिंग की वजह से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 12.68 बन जाता है। सो जिसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस। सो लाइक जो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस है वो हमारे पास इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की लाइक सबसे इम्पोर्टेंट एवेल्यूशन टेक्निक है। सो इस में होता ये है कि हम प्रोजेक्ट्स को की फ्यूचर कैश फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो को जो है आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उनको फेयर बेसिस पे जो है ना हम कंपेयर कर सकें। सो डिसीजन रूल इसमें यही है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव या जीरो हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से एनुअल वर्थ भी हमारे पास सेम है। ये हमें ये बताता है कि लाइक प्रोजेक्ट एवरेज बेसिस पर हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। सो अगर एनुअल वर्थ प्रॉफिट हो तो प्रोजेक्ट हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है। और लाइक अगर मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं तो हम वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसकी एनुअल वर्थ जो है वो हमारे पास हाईएस्ट होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। सो रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है वो प्रोजेक्ट। सो इसमें डिसीजन रूल जो है वो हमारे पास ये होता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की मार से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कम हो तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की मार्क जो है वो 10% है और प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट कंपनी की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस एंड पब्लिक सेक्टर डिसीजन। सो ये मैटर ज़्यादातर हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। इसमें जो है ना प्रॉफिट को सिर्फ नहीं देखा जा सकता देखा जाता, बल्कि इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक को कितना बेनिफिट हो रहा है। सो लाइक सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना हमें ये चीज़ बता रही होती है कि प्रोजेक्ट का बेनिफिट उसकी कॉस्ट के मुकाबले में कितना है। सो अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1 या उससे ज़्यादा हो
तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है। सो नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंसिंग, रिप्लेसमेंट एंड कैपिटल बजटिंग। सो इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इसमें हम जो है ना कंपनीज जो है वो प्रोजेक्ट को डेबिट यानी बैंक के लोन्स और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाकर फाइनेंस करती हैं। इसी फाइनेंशियल कॉस्ट को हम जो है ना वेटेज एवरेज कॉस्ट कहते हैं, जिसकी बेसिस पर जो है ना कंपनी का मार्क डिसाइड किया जा रहा होता है। सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट एनालिसिस, जो इंजीनियर्स को ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि लाइक पुरानी मशीन को कंटिन्यू रखना है या जो है उसको रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैपिटल बजटिंग। ये तब यूज होता है जब कंपनी के पास लिमिटेड बजट हो। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का प्रोजेक्ट जो है ना लाइक सॉरी 5 प्रोजेक्ट अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो बजट सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी जो लाइक सबसे ज्यादा हमें वैल्यू या रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, जो कि हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक पीरियड है। सो ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल जो है हमारे पास कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है, यानी हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना कोई लॉस हो रहा होता है। एंड सेकंड वन है हमारे पास पे बैक जो है पीरियड, वो हमें ये बताता है कि लाइक हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक मशीन जो है वो लाइक उसकी कॉस्ट है 10 मिलियन रुपीज, और वो हमें जो है ना हर साल लेट से वो दे रही है 2 मिलियन रुपीज प्रॉफिट दे रही है, तो उसका पे बैक पीरियड हम फाइंड करेंगे जो कि 5 ईयर्स होगा। सो लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि जो हमारे पास पे बैक पीरियड है वो लाइक सिर्फ स्क्रीनिंग टूल है, फाइनेंशियल फाइनल डिसीजन के लिए जो है ना हमें प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ और रेट ऑफ रिटर्न जैसे मेथड को यूज करना पड़ेगा, ताकि हमें जो है ना एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मिल सके। सो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है हमारे पास इंडस्ट्रियल केस स्टडी। इस प्रोजेक्ट में ना मेनली है कि हमारे पास एक कंपनी है जो 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहती है। सो इसका प्रोजेक्ट सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट चूज करना है। सो प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट है $175 million एंड इसका मार है 10%, और एक्सपेक्टेड लाइफ है हमारे पास 25 to 30 ईयर्स। सो 3 हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे एंड हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास CSI फोटो वोल्टिक, सेकेंड है थिन फिल्म CDTE, और थर्ड है हमारे पास लाइक सोलर CSP सोलर थर्मल। सो हर ऑप्शन की इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट लाइक डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए की इन्वेस्टमेंट सबसे कम है, बी की सबसे सॉरी प्रोजेक्ट ए की सबसे इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे कम है, प्रोजेक्ट बी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे पास सबसे कम है, और जो उसकी रेवेन्यू कॉस्ट है उसका बेस्ट हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। जबकि जो है अल्टरनेटिव सी है उसकी हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू दोनों सबसे ज़्यादा है। सो सिंपल अगर हम देखें तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, लाइक उस वक्त सिर्फ हम ये नहीं देख रहे होते कि लाइक उसकी प्राइस कितनी है, बल्कि हम उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी लाइक लॉन्ग टर्म वैल्यू भी कंपेयर करते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह हम ये 3 अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करना बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टरनेटिव ए का कैश फ्लो डायग्राम देखते हैं। सो अल्टरनेटिव ए जो है ईयर 0 पे कंपनी हमारे पास $40 million जो है वो हमारे पास इन्वेस्ट करती है, और लास्ट ईयर में हमें एनुअल कैश फ्लो के साथ स्लैवेज वैल्यू भी रिसीव हो गई है। ठीक है, सो इन तमाम कैश फ्लो को जो है ना हम P/E और P/F फैक्टर की हेल्प से हम जो है इस पे प्रेजेंट वैल्थ एनालिसिस लगाएंगे और आज की वैल्यू में से कन्वर्ट करेंगे। सो जिससे हमें हमें जो वैल्यू मिलती है वो है $21.54 million। सो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रेजेंट वर्थ जो है वो पॉजिटिव है, सो हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट ए जो है वो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है। लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए जो है ना हम प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव बी और सी को भी चेक करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि
हमारे पास एनुअल वर्थ सॉरी प्रेजेंट वर्थ हमने अल्टरनेटिव बी की भी फाइंड की एंड सी की भी फाइंड की। सो अल्टरनेटिव बी की जो प्रेजेंट वर्थ है वो सबसे हाईएस्ट है, जिसका मतलब ये है कि जो है ना अल्टरनेटिव बी जो है वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। इसी तरह जो है हमारे पास एनुअल वर्थ भी हमें यही सेम रिजल्ट देता है कि अल्टरनेटिव बी की जो है ना एनुअल वर्थ सबसे ज्यादा है। तो ये जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए, कंपनी को ज्यादा बेनिफिट देगा। अब हम इस पे रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस हम इसे वेरीफाई करते हैं। तीनों अल्टरनेटिव का जो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की मार्क जो कि हमारे पास 10% है उससे ज्यादा आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि तीनों का जो है ना हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम देखें इंक्रीमेंटल और बेस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को, तो वो हमें दोनों ये शो कर रही हैं कि प्रोजेक्ट बी जो है वो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है। सो इसी लाइक इसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना वो भी सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि अल्टरनेटिव बी जो है वो हमारे पास बेस्ट चॉइस है सिलेक्ट करने को। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो इसका पर्पस लाइक हमारे पास ये चेक करना होता है कि अगर जो है ना मार्केट कंडीशन चेंज होती है, जैसे कि रिवेन्यू या हमारे पास इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो क्या हमारा डिसीजन फिर भी सही रहेगा। सो इसमें अल्टरनेटिव बी को डिफरेंट मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और रिवेन्यू के सिनेरियो के अंदर जो है ना टेस्ट किया है, जिससे हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं कि रिवेन्यू जो है वो 20% तक कम होना या इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास इंक्रीज होने के बाद भी जो है ना हमारे पास प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वर्थ आ रही है वो हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जो है ना हमारे पास अल्टरनेटिव बी है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि मार्केट चेंज होने के साथ साथ जो है ना काफी लाइक रिलायबल और रिजिलियंट भी है। अब हम देखेंगे इसका ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक एनालिसिस। सो इस प्रोजेक्ट में जो है ना हमारे पास अल्टरनेटिव बी की जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू जो ब्रेक डाउन रिवेन्यू से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो है ना ये फाइनेंशियली सेफ प्रोजेक्ट है हमारे पास। सो अब हम देखते हैं इसका पे जो है अल्टरनेटिव बी का सिंपल पे बैक जो है वो 6.3 ईयर्स है, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक 8.1 ईयर है, क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जो है हमारे पास कंसिडर हो रही है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम अपनी जितनी भी हमने चीज़ें फाइंड की हैं उन्हें कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि तमाम जो टूल्स हमने यूज़ किए हैं कंपेयर किया, उससे हमें यही पता चला कि अल्टरनेटिव बी जो है जो कि हमारे पास थिन फिल्म सीडीटी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। उसका प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ, जो है रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी से भी हमने ये देख लिया कि वो काफ़ी रिलायबल है। सो इसलिए हम कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर सकते हैं कंपनी को एज एन इंजीनियर कि अल्टरनेटिव भी जो है ना उसमें इन्वेस्ट करें, वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी और कॉस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू भी जो है ना हमारे पास प्रोवाइड करेगी। सो सो ये था हमारे पास आज की केस स्टडी। सो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन बाय सेइंग दैट like engineering economics is not just about formulas and calculation. It is also about making smart engineering decision. So आज हमने क्या सीखा, आज हमने जितने भी टूल्स सीखे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ, उन सबको हमने अप्लाई भी किया एक केस स्टडी से, जिससे हमें ये पता चला कि ये सारे एनालिसिस कैसे एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट को चूज करने में, एवेल्युएट करने में और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो देखने में हमें मदद देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। Assalamu alaikum and good morning, everyone. Welcome to this comprehensive review of engineering economics. Today, we will explore the complete structure of economic decision making across 13 core areas of financial analysis. We will examine how capital changes value over time, how completing engineering projects are systematically evaluated, and how risk is mathematically modeled.
Finally, we will anchor these theoretical principles into a practical case study on capital rationing using Chapter 12 optimization. Our goal is to show how rigorous mathematical modeling transforms engineering choices into viable corporate strategies. Let's begin with our baseline foundations. Chapter 1 through Chapter 3 establish our core financial coordinates. In Chapter 1, Foundation of Engineering Economics introduces the fundamental principle that a dollar today is worth more than a dollar tomorrow due to its earning potential. As engineers, our designs must satisfy both physical safety and fiscal efficiency under a defined minimum attractive rate of return known as MARR. In Chapter 2, we will discuss that how time and interest affect money. Using standard notations like finding a present value P given a future sum F, we convert multi-year cash flow profiles into comparable equivalent at a specific point in time. In Chapter 3, we will discuss about nominal and effective interest rates. Nominal and effective interest rates balances the gap between states' financial terms and reality. When interest compounds multiple times a year, such as monthly or quarterly, the stated nominal rate understates the true economic impact. We calculate the effective interest rate to ensure how equations accurately reflect the true compound interest applied. Then we will discuss about present and annual worth analysis. In Chapter 4, it is given that in the present worth analysis allows us to evaluate mutually exclusive alternatives by pulling all future cash inflows and outflows back to year zero, where time is equals to zero. If the net present worth is greater than or equal to zero, the project meets our MARR and is viable. When comparing projects with unequal lifespans, we balance the timeline using least common multiple of lives. In Chapter 5, Annual Worth Analysis. So basically in annual worth analysis, we convert all cash flows into an equivalent form of annual series. The major advantage is that the annual worth of a project is identical for one life cycle or repeated cycles. This eliminates the unequal life constraints, allowing us to compare assets of different lifespans directly without extending the lifeline. In Chapter 6, rate of return analysis for a single alternative is basically discussed. This basically focuses on solving the unique interest rate where the net present worth of all cash flows perfectly equals zero. If this internal rate of return breaks even above or corporate MARR, the project is cleared for investment. In Chapter 7, rate of return analysis for multiple corporate warns us against a classic mathematical trap. Simply picking the project with the highest individual rate of return is often incorrect. Instead, we must perform an incremental investment analysis. We subtract the cash flows of the lower cost project from the higher cost project and calculate the rate of return on the extra capital required, denoted as I star. If this incremental yield exceeds our MARR, the extra upfront expenditure is economically justified. Now we will discuss something about public sector replacement and inflation. In Chapter 8, we are discussing about benefit, cost analysis and public sector economics. This basically shifts the focus from corporate profit to societal benefit. Public works like highways, water systems are evaluated using the benefit of cost ratio. A project is basically justified if the quantified societal benefits divided by the public expenditures yield a greater ratio equal to 10. In Chapter 9, project replacement and retention decisions. So basically in this we discuss about the asset degradation. We systematically put
our current asset, the defender, against a new market alternative, which we call the challenger. We calculate the economic service life of each to determine if we should retain the defender for more than 1 year or replace it immediately to minimize long-term corporational costs. Now, in chapter 10, we are going to discuss about effects of inflation. Inflation nowadays is very common in our society. So the factors are in loss of purchasing power over time. To protect corporate margins over long horizons, we distinguish between constant value real dollar and market dollars, adjusting our interest rate parameters accordingly. Now, we are going to discuss some things about chapter 11, 12 and 13, in which we are basically going to discuss about taxes, budget limits and risks. We round up to our core theory review, which grounds our model in real corporate environment. In chapter 11, depreciation and corporate income tax reminds us that taxes are major cash outflow, while non-cash depreciation models like MACRs do not represent actual money leaving the firm. They lower our taxable income. This creates a valuable tax shield that directly improves net after-tax cash flows. In chapter 12, we are going to discuss about independent projects with budget limitations. Address the reality of capital rationing. When a firm faces a hard ceiling on available funds, it cannot accept every profitable project. We must build mathematical combinations to maximize total value without breaching our budget. In chapter 13, we are going to discuss about basically three things: break-even, sensitivity, and risk analysis. So, break-even, sensitivity, and risk analysis injects uncertainty into our model by shifting variables like initial cost or project life across worst case, expected, and best case scenarios. We calculate precise tipping points where a profitable design might turn into a financial loss. So basically, we are going to compile all our 13 chapters, and I'm going to discuss a case study with you guys. So now imagine our engineering firm is presented with three independent project opportunities. One is project A, one is project B, and the other is project C. Because they are independent, they do not compete directly. We could theoretically build all of them if we had unlimited capital. However, corporate headquarters has imposed strictly budget limitations of exactly $70,000. Now we are going to look upon our operational data. Project A requires an initial investment of $25,000, but its net present worth is a negative $5,583. Project B requires an investment of $20,000 and delivers a positive present worth of $5,695. And Project C requires a major investment of $50,000 and delivers a positive present worth of $4,261. Now, our objective is to allocate our fixed $70,000 to achieve the maximum possible net economic value. Our first step is filtering and building feasible bundles. Project A is discarded immediately from all combinations because its individual present worth is negative. Adding it to any bundle would only destroy corporate value. Now we construct our feasible investment combinations from the remaining choices. Selecting Project B only costs $20,000 and yields a present worth of $5,695. Selecting Project C only costs $50,000 and yields a present worth of $4,261. Combining Project B and Project C cost exactly $70,000, which perfectly meets our maximum budget ceiling, and their yields give us combined net worth of $9,956. Following our decision rule, bundle B and C is the optimal selection because it delivers the highest cumulative present worth within our budget.
So for larger corporate applications where manual sorting fails, we usually solve using 0 to 1 integer linear program to maximize value subject to our budget constraints where xk is a binary decision variable. We have a formula of maximization z is equals to submission m pwk dot xk, which is subjected to summation m investment k dot xk, which is less than or equal to b. Now, this structured framework ensures objective data-driven decisions that maximize corporate equity. And this was basically the overview of the 13 chapters and my case study from chapter 12. Thank you.